Good afternoon, friends. Welcome to our YouTube channel, Prince Tyagi Mechanical Engineering Classes. I am Prince Tyagi, lecturer Mechanical. फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने रेजिलियंस क्या होता है, विकृति ऊर्जा, इसके बारे में डिस्कस किया था। साथ ही डिस्कस किया था कि अगर डायरेक्ट स्ट्रेसेस हमारी लग रही हैं तो उस केस में विकृति ऊर्जा क्या होगी। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि विकृति ऊर्जा अलग अलग तरह का जब लोड हम लगाते हैं, जैसे ग्रेजुअल लोडिंग होती है, इम्पैक्ट लोडिंग होती है या सडन लोडिंग होती है, उस केस में कितनी विकृति ऊर्जा उत्पन्न होती है। साथ ही कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी इससे रिलेटेड हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेसेस ड्यू टू ग्रेजुअल लोडिंग, यानी कि जब हम, ग्रेजुअल का मतलब है धीरे धीरे, जब हम कोई भी फोर्स या लोड धीरे धीरे किसी भी बॉडी पर या कंपोनेंट पर लगाते हैं तो उसकी वजह से क्या विकृति ऊर्जा उसमें उत्पन्न होती है। तो सबसे पहले लेट अस कंसीडर ए बार। हमने एक रोड मान ली है जिसकी लंबाई L है और क्रॉस सेक्शन एरिया A है। अब उस पर हम एक एक्सियल लोड, यानी कि उसकी जो एक्सिस है, एक्सिस के परपेंडिकुलर एक्सिस के पैरेलल एक लोड लगा रहे हैं, यानी क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर एक लोड लगा रहे हैं W का। कुछ इस तरह से मान लीजिए ये एक रोड हमने ली है और इस पर हमने ये W का लोड लगाया इसके दोनों सिरों पर। अब जब ये लोड हम लगाएंगे तो जो हमारी रॉड है उसकी लंबाई में परिवर्तन होगा। पहले इसकी लंबाई L है और जो बाद में बढ़कर क्या होगा, उसकी डेल्टा L जो है लंबाई और बढ़ जाएगी। तो डेल्टा L क्या हो गया, ये हो गया हमारा एक्सटेंशन। अब जैसे कि हमने बताया कि हम लोड को यहां पर ग्रेजुअली अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि धीरे धीरे लगा रहे हैं, तो हमारा लोड कहां से स्टार्ट होगा, जीरो से स्टार्ट होगा। जीरो से फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ये कहां तक जाएगा, W तक। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं कि जो हमारा लोड है वो यहां पर जीरो है और धीरे धीरे बढ़ते हुए कहां तक पहुंच गया, W तक। अब क्योंकि लोड जीरो से W तक बढ़ रहा है तो हम निकालेंगे इसका एवरेज लोड। कैलकुलेशन के लिए एवरेज लोड निकालेंगे तो 0 प्लस W डिवाइडेड बाय 2, तो हमारा एवरेज लोड हो गया W बाय 2। अब हम वर्क डन निकालेंगे इस लोड की वजह से, कितना वर्क डन, यानी कि कितना काम किया गया उस रोड पर। तो वर्क डन बाय लोड ऑन रोड इज W एवरेज, जो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, साथ ही चेंज इन लेंथ, यानी कि उसकी रॉड की लंबाई में कितना परिवर्तन हुआ। तो एवरेज लोड हमने निकाला W बाय 2 और लंबाई कितनी बढ़ी है वो है डेल्टा L, जो हमने यहाँ पे इसमें ग्राफ में भी दिखाई। तो हमारा आ गया वर्क डन W बाय 2 मल्टीप्लाई बाय डेल्टा L। लेकिन हमने हमारी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि अगर डेल्टा L का डिफॉर्मेशन होता है तो उसकी वजह से जो स्ट्रेन एनर्जी स्टोर होती है, यानी कि विकृति ऊर्जा जो रोड में स्टोर होगी, वो होगी F मल्टीप्लाई बाय डेल्टा L बाय 2। और F क्या है, फोर्स। फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा मल्टीप्लाई बाय A, यानी कि स्ट्रेस मल्टीप्लाई बाय एरिया। तो अब हम यहां पर क्या करेंगे, क्योंकि जो वर्क डन है रोड की में लोड की वजह से, W की वजह से, उतनी ही स्ट्रेन एनर्जी हमारी उस रोड में उसमें स्टोर हो रही है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज को बराबर रख देंगे। तो वर्क डन हमने निकाल लिया W बाय 2 मल्टीप्लाई बाय डेल्टा L, और स्ट्रेन एनर्जी भी हमने निकाल ली। यहां पर लास्ट में आप देखिए सबसे नीचे F मल्टीप्लाई बाय डेल्टा L बाय 2। ये F मल्टीप्लाई बाय डेल्टा L बाय 2 कहां से आया, ये हमारी लास्ट वीडियो में हमने डिटेल में डिस्कस किया है, तो वहां पे आप जाके देख सकते हैं। तो ये सिग्मा A बाय 2 मल्टीप्लाई बाय डेल्टा L, तो यहां से हम डेल्टा L से डेल्टा L कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा जो स्ट्रेस हुआ सिग्मा, सिग्मा कितना हुआ, सिग्मा हो गया W बाय A, यानी कि स्ट्रेस डेवलप्ड ड्यू टू लोड W अप्लाइड ग्रेजुअली, यानी कि जब हम धीरे धीरे W लोड
लगाते हैं किसी भी कंपोनेंट पर या रोड पर, तो उसकी वजह से जो प्रतिबल यानी कि जो सिग्मा उसमें उत्पन्न होगा वो कितना होगा, W/A। ऐसे ही हम डेल्टा एल निकाल सकते हैं, यानी कि चेंज इन लेंथ। तो चेंज इन लेंथ हमको मालूम है कि स्ट्रेन मल्टीप्लाई बाय एल, अगर इसको मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास डेल्टा एल आ जाएगा। अब स्ट्रेन क्या होती है, स्ट्रेन होती है सिग्मा बाय ई, क्योंकि हमको मालूम है कि जो ई है यानी कि यंग मॉडुलस है वो क्या होता है, वो होता है स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। तो यहां से हम स्ट्रेन की वैल्यू यानी कि एप्सिलॉन की वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं। तो एप्सिलॉन हो जाएगा हमारा स्ट्रेस बाय ई, तो हमने एप्सिलॉन की जगह क्या रख दिया, स्ट्रेस बाय ई और एल। अब स्ट्रेस की वैल्यू हम ऑलरेडी यहां पे निकाल चुके हैं ऊपर, अगर आप देखें तो इसकी वैल्यू हमने यहां पर स्ट्रेस की लिख दी W/A। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया डेल्टा एल का, चेंज इन लेंथ का, व्हेन W जो लोड है वो ग्रेजुअली अप्लाइड है, यानी कि धीरे धीरे हम उस पर लगा रहे हैं, तो वो हो जाएगा WL/AE। ये हमारा डेल्टा एल का फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट है फ्रेंड्स स्ट्रेस ड्यू टू सडन लोडिंग, यानी कि ये जो पहले वाला केस हमने डिस्कस किया, इसमें फ्रेंड्स हम लोड कैसे लगा रहे थे, ग्रेजुअली, धीरे धीरे। लेकिन अभी जो नेक्स्ट केस है उसमें है सडन, यानी कि आकस्मिक, अचानक से हमने उस पर लोड लगा दिया किसी भी कंपोनेंट पे। तो लेट अस कंसीडर ए बार ऑफ लेंथ L, फिर से हमने वही एक रोड या एक बार कंसीडर करी है जिसकी लंबाई L है, क्रॉस सेक्शन A है, उस पर हमने लोड W लगाया है। लेकिन अब की बार क्या किया है, अप्लाइड सडनली, यानी कि आकस्मिक, अचानक से उस पर रोड लगा दिया है, और जिसकी वजह से जो उसकी लंबाई है रोड की में उसमें बदलाव हुआ है डेल्टा एल। एज लोड इज अप्लाइड सडनली, जैसे कि हमने यहां पर लोड को अचानक से लगाया है, इट मे बी कंसिडर्ड दैट थ्रू आउट द प्रोसेस एक्सटेंशन ऑफ रोड लोड इज W। अचानक से लोड लगाया यानी कि शुरू में ही लोड W है, शुरुआत से ही, जीरो से स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो आप यहां पे ग्राफ में भी देख सकते हैं कि जो एक्सटेंशन है वो यहां पर ये डेल्टा एल है, हमने डेल्टा एल कंसीडर किया है, और लोड क्या है, W। और आप देख रहे हैं कि जो शुरू है जीरो से ही, मतलब जैसे ही एक्सटेंशन शुरू हुआ उसी टाइम से ही लोड W है और आखिर तक लोड W है, ये बिल्कुल सीधा, क्योंकि हमने अचानक से लोड को लगा दिया, धीरे धीरे नहीं लगाया। तो इसकी वजह से वर्क डन कितना होगा, तो यहां पर होगा लोड जो एवरेज है, क्योंकि यहां पे W पूरे समय W ही लग रहा है, तो एवरेज भी हमारा W ही हो जाएगा। तो W यानी कि लोड मल्टीप्लाई बाय चेंज इन लेंथ, जो क्या है, डेल्टा एल। लेकिन हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं हमारे कि डेल्टा एल अगर डिफॉर्मेशन होता है, यानी कि लंबाई में बदलाव अगर डेल्टा एल है, तो उसकी वजह से स्ट्रेन एनर्जी कितनी होती है, F मल्टीप्लाई बाय डेल्टा एल बाय 2। और फोर्स क्या है, फोर्स की जगह हम स्ट्रेस मल्टीप्लाई बाय एरिया ले सकते हैं। अब वर्क डन ऑन रोड और स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन रोड, इन दोनों को हम इक्वल कर देंगे। तो ये है W मल्टीप्लाई बाय डेल्टा एल, और स्ट्रेन एनर्जी सिग्मा A बाय 2 मल्टीप्लाई बाय एल, सॉरी डेल्टा एल। ये स्ट्रेन एनर्जी के लिए आप हमारा पिछला वीडियो रेफर कर सकते हैं, उसमें हमने पूरा डिटेल में समझाया कि स्ट्रेन एनर्जी कैसे ये आ रहा है। तो डेल्टा एल से डेल्टा एल यहां पर कैंसिल हो जाएगा, और W की वैल्यू आ जाएगी सिग्मा मल्टीप्लाई बाय A डिवाइडेड बाय 2, और अगर हम स्ट्रेस की वैल्यू निकाले तो ये आ जाएगा 2W/A। अगर आप देखें फ्रेंड्स तो यहां पर है ये सिग्मा, स्ट्रेस हमारी आ रही है 2 मल्टीप्लाई बाय W/A, और अगर जो हमारा ग्रेजुअल वाला हमने देखा था उसमें देखिए यहां पे ये स्ट्रेस आ रहा है W/A, यानी कि जो सडन लोडिंग है, यानी कि आकस्मिक भार जब हम लगाते हैं तो जो हमारी स्ट्रेस है वो कितनी है, ग्रेजुअल लोडिंग के मुकाबले दुगना है, यानी कि उससे 2 से मल्टीप्लाई हो रही है, वही हमने यहां पर लिखा भी है। सो स्ट्रेस डेवलप्ड बाय लोड W व्हेन अप्लाइड सडनली इज ट्वाइस द स्ट्रेस डेवलप्ड व्हेन सेम लोड W इज अप्लाइड ग्रेजुअली। यानी कि अगर W ही लोड है हमारा, उसको जब हम ग्रेजुअली अप्लाइड करते हैं तो स्ट्रेस डेवलप होती है W/A, लेकिन W लोड को ही जब हम
आकस्मिक रूप से यानी कि अचानक लगा देते हैं तो स्ट्रेस 2W/A हो जाती है, यानी कि दुगनी हो जाती है। अब हम डेल्टा एल निकाल सकते हैं एप्सिलॉन मल्टीप्लाई बाय डेल्टा एल करके। एप्सिलॉन की जगह हम स्ट्रेस डिवाइडेड बाय ई, और स्ट्रेस की वैल्यू हम ऑलरेडी यहां पर निकाल चुके हैं। स्ट्रेस की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 2W/A। तो इसको यहां पे रखेंगे 2W/A मल्टीप्लाई बाय एल डिवाइडेड बाय ई। तो इस फॉर्मूले को यूज करते हुए हम इस केस में सडनली अप्लाइड लोड के केस में डेल्टा एल निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, स्ट्रेस ड्यू टू इंपैक्ट फॉलिंग लोड, यानी कि संगठन, यानी कि एक किसी ऊंचाई से लोड अगर किसी कंपोनेंट पर गिर रहा है तो उसकी वजह से स्ट्रेस कितना डेवलप होगा। यहां पर आप देख सकते हैं कि ये एक लोड है जिसको हमने माना है, और ये एक ऊंचाई है h, जो जिस ऊंचाई से ये एक कॉलर पर गिर रहा है, इस कॉलर पर गिर रहा है, और इसकी वजह से लंबाई में बदलाव हो रहा है डेल्टा एल। तो ऐसे केस में स्ट्रेस कितनी होगी जब हम लोड को एक ऊंचाई से गिरा रहे हैं। तो लेट अस कंसीडर ए बार। फिर से हमने एक बार कंसीडर की है जिसकी लंबाई एल है, ये आप देख रहे हैं यहां पर। क्रॉस सेक्शन एरिया इस रोड का हमने ए माना है, और एक सिरे पर इस पे एक कॉलर लगाया गया है। कॉलर क्यों लगाया गया है कि जिससे जब हम इस पे लोड गिराएं तो ये कॉलर पे आकर रुक जाएगा। अगर कॉलर नहीं होगा तो लोड नीचे स्लिप हो जाएगा और कोई भी जो डिफॉर्मेशन है या लंबाई में कोई बदलाव नहीं होगा। तो इस वजह से यहां पर कॉलर को लगाया गया है जिससे लोड इस कॉलर पर आकर गिरे और लंबाई में बदलाव हो। इफ लोड W is dropped from height h on collar with impact resulting in extension of delta L, यानी कि हम एक लोड मान लेते हैं W जिसको हमने हाइट h, ये हाइट हमने h मानी है, को गिराते हैं और जिसकी वजह से लंबाई में परिवर्तन होता है डेल्टा एल। तो वर्क डन कितना हो गया? वर्क डन होगा इस लोड की पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। तो पोटेंशियल एनर्जी हम जानते हैं W इंटू एच होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी, तो W हो गया हमारा लोड, और हाइट कितनी हो गई? h प्लस डेल्टा एल। h हो गई लोड जितनी ऊंचाई पर है, और डेल्टा एल है जो रोड की लंबाई में बदलाव हुआ है। तो ये हमारा आ गया वर्क डन बाय लोड ड्यू टू इंपैक्ट, यानी कि गिरने की, ऊंचाई से गिरने की वजह से जो वर्क डन हुआ है। वो पोटेंशियल एनर्जी के बारे में सब जानते हैं, रो जी एच हम बोलते हैं। अगर किसी ऊंचाई पर कोई पिंड रखता है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है। साथ ही डिफॉर्मेशन का कैलकुलेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, F मल्टीप्लाई बाय डेल्टा एल बाय 2। इसमें स्ट्रेस के फॉर्म में अगर लिखेंगे तो फॉर्मूला हमको आएगा स्ट्रेस मल्टीप्लाई बाय A मल्टीप्लाई बाय डेल्टा एल डिवाइडेड बाय 2। ऐसे ही जैसे हर बार की तरह वर्क डन और स्ट्रेन एनर्जी को हम क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। तो यहां पर वर्क डन आ जाएगा W मल्टीप्लाई बाय H बाय डेल्टा एल, सॉरी H प्लस डेल्टा एल, और स्ट्रेन एनर्जी आ जाएगी सिग्मा मल्टीप्लाई बाय A इंटू डेल्टा एल डिवाइडेड बाय 2। अब हम जानते हैं फ्रेंड्स कि डेल्टा एल जो है वो होता है सिग्मा मल्टीप्लाई बाय एल बाय ई। ये कैसे आए हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो यहां पर हम डेल्टा एल की जगह ये वैल्यूज रख देंगे। तो आप देख रहे हैं कि W मल्टीप्लाई बाय H प्लस सिग्मा एल बाय ई, ऐसे ही इधर में भी सिग्मा मल्टीप्लाई बाय A डिवाइडेड बाय 2, और डेल्टा एल की जगह आ गया सिग्मा मल्टीप्लाई बाय एल डिवाइडेड बाय ई। इसको अगर हम सॉल्व करें तो यहां पर आप देख रहे हैं कि सिग्मा स्क्वायर बन जाएगा। ये वाली टर्म्स, हम सारी टर्म्स को एक ही तरफ ले आए हैं, एक साइड में ले आए हैं इक्वल टू के। तो ये सिग्मा स्क्वायर आ जाएगा, उसके बाद में AL और डिवाइडेड बाय 2E। तो ये बन गई हमारी पहली टर्म। उसके बाद हम इस वाली टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक आ जाएगा WH और एक आ जाएगा सिग्मा WL डिवाइडेड बाय E। तो ये इन दोनों को जब उधर ले जाएंगे तो ये माइनस में आ जाएंगे। तो एक टर्म बन जाएगी W मल्टीप्लाई बाय सिग्मा मल्टीप्लाई बाय L डिवाइडेड बाय E। तो ये हो गया ये वाली टर्म, और एक और बनेगी W मल्टीप्लाई बाय H, वो हो गई ये वाली टर्म। और ये दोनों माइनस के हो जाएंगे क्योंकि ये दूसरी साइड में जा रहा है, और ये हो जाएगा इक्वल टू, एक राइट हैंड साइड हो जाएगी 0। तो आप देख रहे हैं कि फ्रेंड्स यहां पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अगर यहां पर इस इक्वेशन को हम
अगर इस इक्वेशन को, जो इक्वेशन बनी है, इसको हम डिवाइड कर दें AL/2E से, तो यहां पर सिग्मा स्क्वायर बचेगा, यहां पर बचेगा सिर्फ 2W/A और यहां पर ये बचेगा WH/AL। तो अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, जिसमें, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ इस तरह की होती है, आपने पढ़ा होगा, x² प्लस BX प्लस C इक्वल टू 0। तो इस तरह की जो इक्वेशन है उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये है x² प्लस BX प्लस C। तो इसी तरह की एक इक्वेशन हमको मिल गई। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हम यहां से सिग्मा की वैल्यू निकाल सकते हैं। और सिग्मा की वैल्यू हमें क्या मिलेगी इस इक्वेशन को सॉल्व करके? W/A ब्रैकेट में 1 प्लस रूट 1 प्लस 2HAE डिवाइडेड बाय WL। ये हमारी आ गई स्ट्रेस। तो उसी इक्वेशन को हमने फिर से यहां पे लिखा है, सिग्मा की वैल्यू आ गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो उसके रूट्स निकलेंगे, W/A मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस रूट 1 प्लस 2HAE डिवाइडेड बाय WL। अगर आप देखें इस इक्वेशन में हम h यानी कि हाइट, जो ऊंचाई से गिर रहा है लोड, अगर हम उसको h को 0 कर दें, हाइट को 0 कर दें, तो क्या इक्वेशन बन जाएगी? ये वाली टर्म्स जो है, जो ये वाली टर्म है, ये 0 हो जाएगी। यहां पे इक्वेशन मिल जाएगी W/A मल्टीप्लाई बाय 1 और अंदर से भी आ जाएगा 1, रूट 1 का रूट लेंगे तो 1 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2W/A। तो आप देख सकते हैं कि ये इक्वेशन हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। किसके लिए? यहां पर सडन लोडिंग के लिए। यानी कि अगर हाइट को 0 कर दें तो हमारी इक्वेशन वही मिल जाएगी जो एक सडन लोडिंग के लिए है। और एक चीज और भी है कि इससे हमें पता लगता है कि एक एडिशनल वैल्यू है, ये जो है ये एक एडिशनल वैल्यू है, जिसको अगर 0 कर दें तो हमें लोड किसके बराबर, स्ट्रेस किसके बराबर मिल जाती है? सडन लोडिंग के बराबर। यानी कि इंपैक्ट लोडिंग में जो स्ट्रेस है वो सडन लोडिंग से भी ज्यादा होती है। स्ट्रेस डेवलप्ड ड्यू टू इंपैक्ट लोड इज मोर देन सडन लोडिंग। तो सबसे कम स्ट्रेस किसमें होती है फ्रेंड्स? ग्रेजुअल लोडिंग में, उसके बाद सडन लोडिंग में, और सबसे ज्यादा स्ट्रेस डेवलप होती है इंपैक्ट लोडिंग में। तो अभी हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से इसको और समझेंगे कि ये टॉपिक जो रेजिलियंस का है, विकृति ऊर्जा का है। ए रोड हैविंग ए क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, हमें एरिया दिया हुआ है, लेंथ ऑफ 5 मीटर, 5 मीटर लेंथ है, रोड इज सब्जेक्टेड टू लोड ऑफ 100 किलो न्यूटन। लोड दे रखा है, फोर्स या W जो भी आप चाहें। कैलकुलेट द स्ट्रेन एनर्जी एब्जॉर्ब्ड इन रोड एंड चेंज इन लेंथ। इसमें हमको क्या करना है? स्ट्रेन एनर्जी निकालनी है, विकृति ऊर्जा कितनी उसमें एब्जॉर्ब हुई है रोड में, और साथ ही लंबाई में बदलाव जो है वो निकालना है। E की वैल्यू हमको यहाँ पे दी हुई है, इलास्टिक लिमिट हमको दी हुई है, और इस इलास्टिक लिमिट के दी हुई है तो हमें प्रूफ रेजिलियंस भी यहाँ पर निकालना है। तो सबसे पहले लिखेंगे हमको गिवन क्या क्या है। एरिया हमको गिवन है सेंटीमीटर स्क्वायर में, इसे हमने कन्वर्ट कर लिया mm स्क्वायर में। लेंथ 5 मीटर दी हुई है, उसको भी mm में कन्वर्ट कर लिया, और फोर्स हमको दिया हुआ है 100 किलो न्यूटन। तो हम स्ट्रेस निकाल सकते हैं फोर्स की मदद से। स्ट्रेस हो गया F डिवाइडेड बाय A, यहां पर ये फोर्स आ गया, सारी वैल्यू रख के 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर। स्ट्रेन एनर्जी हम निकाल सकते हैं सिग्मा स्क्वायर बाय 2E मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ रोड। ये फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ है हमने ये लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है। तो सारी वैल्यू यहां पे लिखेंगे। सिग्मा की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, E की वैल्यू हमको क्वेश्चन में दी हुई है, और वॉल्यूम हम निकाल सकते हैं एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ करके। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी न्यूटन mm में, और उसको हम फिर न्यूटन मीटर में 1000 से डिवाइड करके न्यूटन मीटर में उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमें दूसरा जो है वो है चेंज इन लेंथ ऑफ रोड, यानी कि डेल्टा L निकालना है। डेल्टा L का फॉर्मूला हमको पता है, एप्सिलॉन मल्टीप्लाई बाय L, और एप्सिलॉन की
वैल्यू कहां से आएगी, यहां से सिग्मा डिवाइडेड बाय ई। तो इन सारी वैल्यूज को रखेंगे तो डेल्टा एल का फॉर्मूला हो गया सिग्मा मल्टीप्लाई बाय ई मल्टीप्लाई बाय एल। सिग्मा की वैल्यू हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर ली है, ई की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है और एल की वैल्यू भी दी हुई है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो चेंज इन लेंथ आ गया 6.25 mm। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, हमें स्ट्रेस दिया हुआ है इलास्टिक लिमिट, यानी कि सिग्मा मैक्स हमको दी हुई है 150 न्यूटन पर mm। तो इस जगह पर हमें प्रूफ रेजिलियंस क्या होती है, प्रूफ रेजिलियंस होता है फ्रेंड्स मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी दैट कैन बी स्टोर्ड एट इलास्टिक लिमिट, यानी कि इलास्टिक लिमिट पर जो अधिकतम विकृति ऊर्जा किसी भी कंपोनेंट में स्टोर की जा सकती है उसको हम बोलते हैं प्रूफ रेजिलियंस। तो प्रूफ रेजिलियंस निकालने के लिए जो फॉर्मूला है वो सिग्मा स्क्वायर बाय 2e है, लेकिन सिग्मा कौन सा लेंगे हम, जो स्ट्रेस हमारा इलास्टिक लिमिट के समय पर है उस स्ट्रेस को हम यहां पर यूज करेंगे। तो हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है 150 न्यूटन पर mm स्क्वायर, बाकी वॉल्यूम हमारे पास है, ए की वैल्यू है। इन सबको हम जब यहां पर डालेंगे और सॉल्व करेंगे तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगी न्यूटन mm में, क्योंकि हमने सारी वैल्यूज mm में ली हुई है। इसको जब हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये न्यूटन मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। एक और क्वेश्चन है फ्रेंड्स, A load of 450 न्यूटन falls on a road from a height of 7.5 सेंटीमीटर। तो यहां पर एक लोड है 450 न्यूटन का जो ऊंचाई से गिरता है, और ऊंचाई कितनी है 7.5 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर। क्रॉस सेक्शनल एरिया हमको रोड का दिया हुआ है और लेंथ हमको दी हुई है, ई की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है, और हमें स्ट्रेस डेवलप निकालना है। तो ये कौन सा केस है फ्रेंड्स, ये केस है जहां पर जो लोड है वो एक ऊंचाई से गिर रहा है, यानी कि सडन लोडिंग वाला इंपैक्ट लोडिंग वाला ये केस है, जिसको हम संगठन भार भी कहते हैं। तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे इंपैक्ट लोडिंग वाला। सबसे पहले लिखते हैं क्या क्या डाटा हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। लंबाई दी हुई है 3 मीटर, एरिया दिया हुआ है 6.5 सेंटीमीटर, हाइट दी हुई है 7.5 सेंटीमीटर, लोड दिया हुआ है, ई की वैल्यू हमको दी हुई है। तो यहां पर हम W बाय ए प्लस W बाय ए का होल स्क्वायर प्लस 2WE डिवाइडेड बाय AL मल्टीप्लाई बाय H। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया इंपैक्ट लोडिंग के लिए। और इसमें जब हम वैल्यू सारी रखेंगे तो W हो गया लोड 450 हमको दे रखा है, एरिया 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे 10⁻⁻4 से मल्टीप्लाई करके। ऐसे ही अंदर में वैल्यू रखेंगे W और A की, उसके बाद 2 मल्टीप्लाई बाय W मल्टीप्लाई बाय E। E हमको GPA यानी कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, गीगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में दे रखा था, तो इसको हमने कन्वर्ट कर लिया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में 10⁹ से मल्टीप्लाई करके। उसके बाद एरिया है 6.5 इंटू 10⁻⁻4, और लेंथ को हम मीटर में ही ले लेंगे क्योंकि सारा डाटा हम मीटर में ले रहे हैं। उसके बाद हाइट, कितनी हाइट से जो ये लोड गिर रहा है वो है 7.5 सेंटीमीटर, तो इसे भी मीटर में कन्वर्ट करेंगे 100 से डिवाइड करके। अब सारे वैल्यू लिखने के बाद में हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 83.992 मल्टीप्लाई बाय 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 10⁶ को हम मेगा न्यूटन भी लिख सकते हैं, तो इसलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं 83.992 MPa, यानी कि मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जल्द ही एक नए टॉपिक की वीडियो के साथ मिलते हैं। सो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।